सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाए यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 की वजह से 28 और लोगों की मौत हो गई तथा संक्रमण के 2052 नए मामले सामने आए हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य के 28 और लोगों की मौत हो गई। विजयादशमी के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर से गोरखपीठाधीश्वर की परंपरागत विजय शोभ यात्रा शाम को श्रद्धा भक्ति और हर्षोल्लास के वातावरण में धूमधाम से निकली। गाजे बाजे की गूंज के बीच निकली शोभा यात्रा का लोगों ने भव्य स्वागत किया। कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए गोरखपीठाधीश्वर व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बंद गाड़ी में सवार होकर शोभा यात्रा में शामिल हुए। गाड़ी के अंदर से ही सड़क के दोनों किनारे पर श्रद्धालुओं का अभिवादन स्वीकार किया। विजयादशमी के अवसर पर परंपरागत विजय शोभा यात्रा की अगुवाई कर मानसरोवर रामलीला मैदान पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगवान राम का राज तिलक करने के बाद उनके आदर्शों पर चलने का आह्वान किया। उन्होंने श्री राम के मर्यादा पुरुषोत्तम स्वरूप की याद दिलाई और कहा कि उसी मर्यादा का पालन करके हम कोविड से जंग जीत सकते हैं और अपने सामान्य जनजीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। बाराबंकी जनपद के विकास खंड त्रिवेदीगंज के हसनपुर गांव की सुमन वर्मा के लिए रविवार का दिन बेहद खास रहा, क्योंकि देश के पीएम ने उनके प्रयासों की सराहना की। कल तक जिस सुमन वर्मा को कोई नहीं जानता था, उसे आज पूरा देश जान गया है। सुमन वर्मा गांव की महिलाओं के साथ सरस्वती स्वयं सहायता समूह चलाती हैं और कोरोना की महामारी के दौरान महिलाओं से खादी के मास्क बनवाकर लोगों में वितरित किए। वह समाज के सामाजिक दूरी का पालन करने की अपील करती दिखाई देती हैं। महिला के कार्यों की सराहना करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि सुमन के प्रयासों की वजह से ही एक पूरा समूह मास्क बनाने के काम में लगा हुआ था। हाथरस केस में सीबीआई की जांच जारी है। सीबीआई की टीम एक बार फिर गैंगरेप पीड़िता के गांव बुलगड़ी पहुंची। मृतका के दोनों भाइयों के अलावा चारों आरोपितों के पिता को भी टीम अपने साथ ले गई। घटना के चारों आरोपितों के पिता को सीबीआई पूछताछ के लिए अपने स्थायी कार्यालय 1 बजे के करीब लेकर गई है। संदीप के पिता नरेंद्र उर्फ गुड्डू, लवकुश के पिता रामवीर, रामू के पिता राकेश और रवि के पिता अंतर सिंह को पूछताछ के लिए ले जाया गया है। पीड़िता के परिवार की तरफ से दोनों भाइयों संदीप और सत्येंद्र को भी सीबीआई पूछताछ के लिए अपने साथ गांव से ले गई है। अयोध्या में लक्ष्मण किला मंदिर में चल रही रामलीला का समापन हो चुका है। आखिरी दिन 55 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया गया। रामलीला समिति के पदाधिकारियों का कहना है कि बॉलीवुड के कलाकारों की रामलीला का लाइव प्रसारण घर घर में करीब 10 करोड़ लोगों तक पहुंचा है। आयोजन संस्था मेरी मां फाउंडेशन के पदाधिकारी सुभाष मलिक ने बताया कि रामलीला की सफलता से सभी उत्साहित हैं। अब संस्था यहां अगले साल फिर रामलीला का आयोजन करने का मन बना रही है। राजधानी लखनऊ के ऐशबाग रामलीला मैदान में इस बार का सबसे बड़ा 70 फुट के रावण के पुतले का दहन हुआ। पुतला का थीम कोरोना वायरस की थीम पर बनाया गया था। मुख्य अतिथि के तौर पर उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा समेत अन्य मंत्री मौजूद थे। रामलीला मैदान के अध्यक्ष ने बताया कि कोरोना काल के वजह से सारी व्यवस्था ऑनलाइन की गई थी। भव्य आतिशबाजी हुई, जिसका घर पर बैठकर लोगों ने आनंद लिया। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा कि ऐशबाग रामलीला समिति का मंचन बीते 400 सालों से हो रहा है। यहाँ पर मुगलों के समय में भी रामलीला का मंचन हुआ करता था। इस ऐतिहासिक रामलीला समिति के मंचन को देखने के लिए देश के पीएम मोदी भी आ चुके हैं। खुशी है कि कोरोना महामारी के बीच इस ऐतिहासिक रामलीला मंचन और रावण का दहन हुआ।
राजधानी लखनऊ के अलीगंज क्षेत्र में उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन बिल्डिंग में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। अवकाश के दिन आग लगने की सूचना पर पहुंची दमकल की टीम ने बाहर के शीशे तोड़कर आग बुझाई। बताया जा रहा है कि इस बार भी आग उसी रिकॉर्ड में लगी है जहां पर पहले 2013 में लग चुकी है। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन बिल्डिंग में एकाएक धुआं निकलते देख गार्ड ने इसकी सूचना अफसरों को दी। मौके पर पहुंचे अफसरों ने तुरंत सूचना दमकल कर्मियों को दी। सूचना पर पहुंची दमकल कर्मियों ने आग बुझाने के लिए मेन गेट के अंदर जाने लगे। इस पर अंदर धुआं भरे होने की वजह से वह फिर बाहर आ गए और बाहर से आग बुझाने का प्रयास किया। योगी सरकार ने माफियाओं और अपराधियों के अवैध किलों को ढहाने के बाद अब उनको आर्थिक रूप से तोड़ने की कवायद शुरू कर दी है। इसी क्रम में प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के सभी बैंक खातों को गैंगस्टर एक्ट के तहत सीज करने के लिए डीएम ने आदेश जारी कर दिया है। एसपी सिटी दिनेश सिंह ने बताया कि अतीक अहमद के नाम से 13 बैंक खातों की जानकारी मिली है, जिसमें 2 बैंक खाते पहले से ही सीज हैं। 11 अन्य बैंक खातों को गैंगस्टर एक्ट के तहत सीज करने की कार्रवाई चल रही है। वाराणसी में बिजली के फ्लैट रेट को लेकर बुनकरों का हड़ताल 11वें दिन भी जारी है। बुनकरों के द्वारा प्रदर्शन को लेकर देर रात जैतपुरा थाने में 35 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं जिलाधिकारी का कहना है कि इस तरह से विरोध की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। अगर किसी को अपनी बात रखनी है तो उनका एक डेलीगेशन प्रशासन से मिलकर अपनी बात रख सकता है। लखनऊ के पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उनकी पत्नी और बेटे की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। पुलिस कमिश्नर और उनका परिवार डॉक्टरों की सलाह के बाद होम आइसोलेशन में है। स्वास्थ्य विभाग कमिश्नर के संपर्क में आए लोगों को कोविड टेस्ट कराने के लिए सूची जारी कर दी गई है। फिल्म अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पत्नी आलिया सिद्दीकी द्वारा दर्ज कराए गए मामले में कोर्ट में अपने बयान सीआरपीसी की धारा 164 के अंतर्गत कलम बंद कराने के बाद मुश्किलों में घिरे थे। अब उनके परिवार ने हाईकोर्ट की शरण ली है। उन्हें अरेस्ट पर स्टे मिला है। नवाजुद्दीन उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के बुढ़ाना गांव के निवासी हैं। नवाजुद्दीन के भाई फैजुद्दीन सिद्दीकी ने बताया कि उन्हें हाईकोर्ट से फिलहाल गिरफ्तारी पर स्टे मिल गया है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का अपनी पत्नी आलिया सिद्दीकी से विवाद चल रहा है। आलिया सिद्दीकी ने 27 जुलाई को मुंबई के वर्सोवा थाने में 8 साल पहले बुढ़ाना में नवाजुद्दीन सिद्दीकी के भाई मिनाजुद्दीन सिद्दीकी द्वारा अपनी पुत्री का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था। इस मामले में उसने नवाजुद्दीन सिद्दीकी के भाई फैजुद्दीन सिद्दीकी, अयाजुद्दीन सिद्दीकी और उनकी मां मेहरुनिसा को भी आरोपी बनाया था। लुधियाना में सुबह डाइंग फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट से फैक्ट्री की इमारत गिर गई। हादसे में 8 मजदूर घायल हो गए। इनमें से 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है और बाकी को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। साथ ही 2 मजदूर लापता बताए जा रहे हैं। उन्हें ढूंढने की कोशिशें देर शाम तक जारी थी। मुलायम सिंह यादव गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए। वे कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होकर लखनऊ पहुंच गए हैं। मेदांता गुरुग्राम में 15 अक्टूबर को भर्ती हुए थे। वे अब पूरी तरह स्वस्थ हैं और लखनऊ आवास पर आराम करेंगे। बहराइच के रामगांव थाना क्षेत्र के बसौना माफी गुरहवा गांव की किसान की हत्या में शामिल 4 हत्यारों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हत्या में प्रयुक्त असलहा व बांका भी बरामद किया गया है। पूछताछ के बाद पुलिस ने हत्यारोपियों को जेल रवाना कर दिया। मामूली विवाद में बहन को गोली मारकर
चचेरा भाई फरार, हालत गंभीर। अंबेडकर नगर के जैतपुरा थाना क्षेत्र की अजमलपुर गांव निवासी सुशीला अपने घर पर बैठकर खाना खा रही थी। उसके पिता खेत की जुताई करने के लिए गए थे और उसे भी खेत में बुलाया था। सुबह उसके घर पर उसका चचेरा भाई अमरिंदर चंद्र पहुंचा। दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहा सुनी शुरू हो गई। मामला हाथापाई तक जा पहुंचा। नाराज चचेरे भाई ने अवैध तमंचा निकालकर उसके ऊपर फायर कर दिया। गोली सीधे सुशीला के दाहिने गाल में जा लगी, इससे वह वहीं गिर गई। गोली की आवाज सुन उसकी मां घर के अंदर से चीखते हुए बाहर निकली। थोड़ी ही देर में वहां ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। स्थानीय लोगों की मदद से घायल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। हालात गंभीर देख डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। कटका थाना क्षेत्र अध्यक्ष विजय तिवारी ने बताया कि मामला संज्ञान में है। आरोपित को पकड़ने के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने आरोप लगाया है कि प्रदेश में उनके काफिले पर गोलियां चलाई गई हैं। आजाद ने ट्वीट कर कहा है कि बुलंदशहर चुनाव में प्रत्याशी उतारने से घबराई विपक्षी पार्टी ने ऐसी कायराना हरकत की है। उन्होंने ट्वीट किया कि बुलंदशहर के चुनाव में हमारे प्रत्याशी उतारने से विपक्षी पार्टियां घबरा गई हैं और आज की रैली ने उनकी नींद उड़ा दी है, जिसकी वजह से अभी कायरतापूर्ण तरीके से मेरे काफिले पर गोलियां चलाई गई हैं। यह इनकी हार की हताशा को दिखाता है। ये चाहते हैं कि माहौल खराब हो, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। बिजनौर जिले से पुलिस ने एक सिरफिरे युवक को गिरफ्तार किया है। यह युवक 2 दिन से मंडावर पुलिस को PRV 112 वाहन पर मौजूद पुलिस कर्मियों को फोन पर यह कहकर धमकी दे रहा था कि वह आतंकवादी है और जल्द ही हमला करेगा। स्थानीय पुलिस और स्वाट टीम ने सर्विलांस से फोन ट्रेस कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पूर्व में भी फिरौती मांगने के आरोप में चंडीगढ़ में जेल जा चुका है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने 3.5 साल तो समाजवादी पार्टी के कामों को अपना बताने में ही बिता दिए हैं। इस काम में उन्हें न कोई संकोच है और न ही कोई लाज। कहने भर को भी वे अपनी एक भी योजना लागू नहीं कर सके। प्रदेश की जनता का इसी के लिए भाजपा सरकार से मोहभंग हो चुका है और सत्ता दल के प्रति आक्रोश बढ़ता जा रहा है। जनता की उम्मीद पर अब फिर समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर टिकी हुई है, जिसके सत्ता में रहते हुए हर क्षेत्र के विकास के कीर्तिमान स्थापित हुए थे। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार के समय इटावा में लायन सफारी का निर्माण हुआ था। अपनी शुरुआत के दिनों से ही यह पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रहा है। लायन सफारी में जन्मे सिम्बा सुल्तान अब पर्यटकों को दहाड़ते और विचरण करते हुए नजर आएंगे। शेरों को निहारने का सुअवसर पर्यटकों को दीपावली पर्व के आसपास मिल सकता है। गाजियाबाद की रहने वाली कामाक्षी शर्मा का साइबर एक्सपर्ट के तौर पर एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ है। उन्होंने जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक 30 से अधिक शहरों में 35,000 से अधिक अफसर व पुलिस कर्मियों के अलावा 18,000 से अधिक छात्रों को साइबर क्राइम व ठगी से बचने की निःशुल्क टिप्स दे चुकी हैं। मूल रूप से मेरठ के बुढ़ाना गेट की रहने वाली कामाक्षी शर्मा इन दिनों परिवार के साथ पुरानी पंचवटी में रहती हैं। उनके पिता रघु शर्मा दिल्ली की एक निजी कंपनी में सुपरवाइजर हैं। बेसिक शिक्षा अधिकारी शिक्षकों की आज ऑनलाइन विद्यालय आवंटन के लिए काउंसलिंग कराएंगे। प्रदेश के सभी जिलों में नवनियुक्त 31,277 शिक्षकों को इसी माह स्कूल मिल जाएगा। इसके लिए प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रक्रिया पूरी करनी है। जिलों में शिक्षक व विद्यालयों का चिन्हांकन किया जा रहा है। इसमें सबसे पहले 322 दिव्यांग महिला व 605 पुरुषों को स्कूल आवंटित होगा। फिर अन्य शिक्षकों को ऑनलाइन विकल्प देने का अवसर मिलेगा।